26 अगस्त 2026 की सुबह नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर कुछ ही मिनटों में गांव गायब। पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो बॉर्डर चेक पॉइंट्स बह गए, सड़कें खत्म हो गईं, पुल टूट गए और हाइड्रोपावर साइट्स मिट्टी और मलबे के नीचे दबे। नेपाल में अब तक कम से कम 165 लोगों की डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं और तिब्बत में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ मिलाकर के करीब 1500 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट और पिलग्रिम शामिल हैं। भारत के लिए चिंता और भी बड़ी है क्योंकि लापता लोगों में बड़ी संख्या भारतीयों की भी बताई जा रही है। एस्टिमेट 133 से लेकर के 177 तक गए हैं और इनमें से कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। ईशा फाउंडेशन ने बताया कि उसके 77 पिलग्रिम्स और वॉलंटियर्स उस समय एक इमिग्रेशन सेंटर में मौजूद थे जब पानी और मलबे की ये तबाही वहां पहुंची। इनमें से 53 इंडियन नेशनल्स हैं और 19 फॉरेनर्स शामिल। हालांकि अभी हर इंडिविजुअल की सिचुएशन की ऑफिशियल पुष्टि होना बाकी है, लेकिन दोस्तों इस पूरी सिचुएशन का सबसे डिवास्टेटिंग हिस्सा सिर्फ मौतों और तबाही का आंकड़ा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हुआ क्या था। एक पहाड़ी नदी में अचानक से इतनी मैसिव फ्लैश फ्लड्स आखिर आई कहां से? क्या अर्थक्वेक आया था? क्या किसी ग्लेशियर लेक का बांध टूट गया था? क्या क्लाउड बर्स्ट हुआ था? या फिर हिमालय में कुछ ऐसा हुआ जिसका खतरा आने वाले ईयर्स में आगे और बढ़ सकता है? दोस्तों अभी तक सामने आए सैटेलाइट डेटा, सीस्मिक रिकॉर्ड्स और साइंटिस्ट की शुरुआती जांच इंडिकेट करती है कि हिमालय में करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर एक मैसिव ग्लेशियर का हिस्सा और उसके साथ जुड़ी चट्टानों का एक बड़ा मास अचानक से टूट करके नीचे गिर गया। एक फ्रोजन मास जो वर्षों से पहाड़ की ढलान पर टिका हुआ था अचानक अपनी जगह से अलग हो गया। देखिए हिमालयास गर्म हो रहे हैं, ग्लेशियर्स कमजोर हो रहे हैं और जहां पहाड़ पहले से हजारों मीटर की खड़ी ढलान पर खड़े हों वहां इंस्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ एक नॉर्मल लैंडस्लाइड नहीं होता, वो पूरी रिवर सिस्टम को बदल सकता है। 26 अगस्त की सुबह ग्लेशियर और उसके साथ जुड़ी चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा टूट करके 1 किलोमीटर से ज्यादा नीचे लेंगदे खुला नदी में गिरा और यहीं से शुरू हुआ असली डिस्ट्रक्शन। गिरती हुई बर्फ और चट्टानों ने नदी के पानी को धक्का दिया, रास्ते में मानसून से भीगी मिट्टी और बड़े पत्थरों को अपने साथ उठाया और देखते ही देखते एक मैसिव डेब्रिस फ्लो बन गया। यानी ये सिर्फ पानी की बाढ़ नहीं थी, ये पानी, मिट्टी, बर्फ और बड़े चट्टानों का एक ऐसा चलता हुआ पहाड़ था जिसने सब कुछ तबाह किया। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस मलबे ने वैली के किसी संकरे हिस्से को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया, एक टेम्परेरी डैम की तरह, और फिर जब वो ब्लॉकेज टूटा तो जमा हुआ पानी और मलबा एक साथ नीचे की तरफ फट पड़ा। यही रीजन है कि लोगों को ये फ्लड लगभग अचानक आती हुई दिखाई दी। ये कोई यूजुअल नदी नहीं थी जो धीरे धीरे अपने किनारे तोड़ रही थी, ये एक मैसिव माउंटेन कोलैप्स के बाद में पैदा हुई डिस्ट्रक्टिव वेव थी। शुरुआत में एक और थ्योरी सामने आई थी। लोगों ने कहा था कि शायद अर्थक्वेक आया था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ने ऐसी शेकिंग रिकॉर्ड की जो करीब मैग्नीट्यूड 4.4 अर्थक्वेक जैसी लग रही थी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने सीस्मिक वेव्स और आसपास के स्टेशंस और सैटेलाइट इमेजेस को ध्यान से देखा। कंक्लूजन काफी अलग था और काफी इंटरेस्टिंग भी था। वो अर्थक्वेक नहीं था बल्कि ग्लेशियर कोलैप्स और नीचे की तरफ दौड़ते हुए विशाल डेब्रिस फ्लो ने जमीन को इस तरह हिलाया कि इंस्ट्रूमेंट्स ने उसे अर्थक्वेक जैसे सीस्मिक इवेंट के रूप में रिकॉर्ड किया। बाद में इस घटना को लगभग मैग्नीट्यूड 5.2 के इक्विवेलेंट ग्लेशियर कोलैप्स के रूप में देखा गया। यानी पहाड़ का टूटना इतना बड़ा था कि सरफेस अर्थक्वेक की तरह कांप गई। दूसरी पॉसिबिलिटी जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो थी GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। हिमालय में कई बार होता है कि ग्लेशियर के पास बनी झील को बर्फ या फिर मलबे का डैम रोकता है। जब वो डैम टूटता है तो पूरा पानी अचानक से नीचे की वैली में आ जाता है। लेकिन इस मामले में अभी तक सैटेलाइट इमेजेस में सोर्स के ठीक ऊपर कोई ऐसी बड़ी ग्लेशियर लेक नहीं दिखाई, जिसे एक डिजास्टर का मेन रीजन माना जाता है। फिर आती है क्लाउड बर्स्ट या फिर हैवी रेनफॉल की बात, लेकिन सोर्स एरिया के वेदर डेटा में ऐसी एक्सट्रीम रेनफॉल का साफ एविडेंस नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि केवल भारी बारिश की वजह से तबाही पैदा हुई। इस समय सबसे मजबूत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है कि ग्लेशियर कोलैप्स हुआ, फिर डेब्रिस फ्लो और उसके बाद में नदी में अचानक से आया डिवास्टेटिंग सर्ज। हो सकता है कि मेल्ट वाटर ने ग्लेशियर को कमजोर करने में भूमिका निभाई हो सकता है कुछ समय के लिए नदी ब्लॉक हुई हो और फिर वो ब्लॉकेज टूट गया हो। एग्जैक्ट सीक्वेंस को समझने के लिए अभी टाइम लगेगा और आने वाले दिनों में नए सैटेलाइट इमेजेस और फील्ड सर्वे शायद इस डिजास्टर की पूरी कहानी हमें बता देंगे। लेकिन इस फ्लड को इतना डिस्ट्रक्टिव बनाने में सिर्फ ग्लेशियर कोलैप्स जिम्मेदार नहीं था। दूसरा बड़ा रीजन था इस इलाके की ज्योग्राफी। नेपाल और तिब्बत के बीच का ये हिमालयन कॉरिडोर बेहद खड़ा और नैरो है। नदियां बहुत कम दूरी में हजारों मीटर नीचे उतरती हैं। ऐसी जगह अगर ऊपर से कुछ मैसिव टूट करके गिरता है तो पानी को फैलाने के लिए कोई मैदान नहीं मिलता। वो नैरो वैली में फंस करके बस तेजी पकड़ता चला जाता है और फिर नीचे पहुंचते पहुंचते एक नॉर्मल नदी नहीं रह जाती, वो डिस्ट्रक्शन की एक दीवार बन जाती है। अब इसी इलाके में कैलाश
मानसरोवर यात्रा का एक इंपॉर्टेंट ओवरलैंड रूट भी गुजरता है और यही स्ट्रेटेजी को और भी डेंजरस बनाता है, क्योंकि उस समय वहां बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। कई लोग शायद सिर्फ कुछ किलोमीटर या फिर कुछ मीटर की दूरी पर थे उस जगह से जहां पूरा माउंटेन सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो से इस डिजास्टर की ताकत दिखाते हैं। भूरे रंग की एक मैसिव वेव बॉर्डर पोस्ट को निगलती हुई, कास्ट को खिलौनों की तरह घुमाती हुई, घर मिट्टी और पानी में गायब होते हुए, और सड़कें जिन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे वो कभी सड़कें थी नहीं। कुछ बॉडीज चितवान तक यानी डिजास्टर जोन से लगभग 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तक मिलने की खबर है। त्रिशूली नदी का वाटर लेवल महज आधे घंटे में करीब 9 मीटर तक बढ़ गया। सोचिए 9 मीटर सिर्फ आधे घंटे में, आपके पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं था। अब इस ट्रेजेडी का असर जो है ना वो सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, क्योंकि हिमालय की नदियां बॉर्डर्स नहीं पहचानती। यही पानी आगे जाकर के त्रिशूली से नारायणी और फिर गंडक रिवर सिस्टम का हिस्सा बनता है और भारत में एंटर कर। इसीलिए भारत में भी तुरंत अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और कुशीनगर के प्रशासन को गंडक और नारायणी रिवर सिस्टम पर लगातार नजर रखने और इवैक्यूएशन की तैयारी रखने के निर्देश दिए। कुछ वल्नरेबल विलेजेस में लोगों को सतर्क किया जाने लगा। बिहार में वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैरेज के सभी 36 गेट्स खोल दिए गए ताकि एक्स्ट्रा पानी को सेफली पास कराया जा सके। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और श्योहार जैसे जिलों को अलर्ट पर रखा गया। एनडीआरएफ टीम्स, बोट, शेल्टर्स और कम्युनिटी किचन्स को तैयार रखा गया, क्योंकि एक फ्लैश फ्लड का सोर्स भले ही नेपाल या फिर तिब्बत के पहाड़ों में हो, लेकिन उसकी फ्लड वेव हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम तक असर डाल सकती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इंडिया डिड व्हाट वी ऑलवेज डू। इंडिया ने नेपाल की मदद के लिए तेजी से रिस्पॉन्स किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की और हर संभव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की पेशकश की। इंडियन एयरफोर्स का C-130J हिंडौन से रवाना हुआ। पहली फ्लाइट में करीब 10 टन की राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें शेल्टर्स, ब्लैंकेट्स, मेडिसिन, हाइजीन किट्स और सोलर लैंप शामिल थे। इसके बाद दूसरी फ्लाइट में करीब 37.5 टन एड, फूड पैकेट्स और मेडिकल सप्लाईज भी भेजे गए। हेलीकॉप्टर्स को इवैक्यूएशन के लिए तैयार रखा गया। काठमांडू और बीजिंग में इंडियन मिशंस ने हेल्पलाइंस एक्टिवेट की और मिसिंग भारतीयों को ट्रेस करने की कोशिश शुरू की गई। नेपाल की आर्मी, आर्म पुलिस और सिविलियन एजेंसीज लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जिन इलाकों में लोगों को तलाशा जा रहा है वहां तक पहुंचने वाली सड़कें भी कई जगह खत्म हो चुकी हैं। खराब वेदर ऑपरेशंस को और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जा रहा है, घायलों तक सप्लाईज पहुंची जा रही हैं, रिलीफ कैंप्स बनाए जा रहे हैं और वल्नरेबल सेटलमेंट से लोगों को हायर ग्राउंड पर भेजा जा रहा है। लेकिन इस पूरी ट्रेजेडी के बीच एक बड़ा सवाल अब हिमालय के भविष्य को लेकर के खड़ा हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड डिजास्टर था या फिर हिमालय हमें किसी बड़े बदलाव की वार्निंग दे रहा है? देखिए हिमालयन ग्लेशियर्स तेजी से बदल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर लेक्स बढ़ रही हैं और स्टीप आइस फेसेस अनस्टेबल हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर फ्लड या फिर लैंडस्लाइड का जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज ही है, लेकिन वार्निंग क्लाइमेट उन कंडीशंस को जरूर बदल सकता है, जिसके कारण ऐसे मैसिव कोलैप्सेस की संभावना बढ़ जाती है। आप अर्थक्वेक के लिए वार्निंग सिस्टम बना सकते हो, बारिश को रडार पर ट्रैक कर सकते हो, नदी का वाटर लेवल मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन अगर 1000 मीटर ऊपर कोई विशाल ग्लेशियर अचानक से कमजोर होकर के टूट जाए तो नीचे मौजूद लोगों के पास शायद कुछ मिनट भी ना। देखिए नेपाल की इस ट्रेजेडी का पूरा साइंटिफिक स्टोरी जो है वो अभी सामने नहीं आई है। हो सकता है आने वाले दिनों में नए सैटेलाइट डेटा कुछ और डिटेल्स बताएं। हो सकता है कि कोलैप्स का एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिल्कुल ही अलग निकल जाए। लेकिन एक बात साफ है कि ये हिमालय के ऊपर शुरू हुई एक ऐसी चेन रिएक्शन थी जिसमें पहले बर्फ टूटी, फिर चट्टानें टूटी, फिर नदी टूटी और आखिर में जिंदगियां बिखर गई। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी मिसिंग लोगों को ढूंढना है, घायलों को बचाना है और नेपाल से लेकर भारत तक उसी रिवर सिस्टम के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखना है। दोस्तों अब इसमें आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें और कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।